नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर सीजेआई गवई बोले, हमारे लिए ये एक भूला हुआ अध्याय। गाजा विवाद पर पीएम मोदी की टिप्पणी से नाराज विपक्ष, कांग्रेस ने साधा निशाना। अगर केंद्र के निर्णय जनता के हित में तो हम पीएम मोदी के साथ, मायावती ने लखनऊ से किया बड़ा ऐलान। बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने जारी की पहली 51 उम्मीदवारों की सूची। और टोक्यो के दक्षिण द्वीपों में चक्रवाती तूफान से हाहाकार, भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर सोमवार को हुई जूता फेंकने की घटना ने सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में हलचल मचा दी है। घटना के बाद भी मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सुनवाई जारी रखी और इसे ज्यादा तवज्जो न देने का फैसला किया। सीजेआई गवई ने कहा कि जो हुआ वो हैरान करने वाला था, लेकिन हमारे लिए ये एक भूला हुआ अध्याय है। अदालत में मौजूद सभी न्यायाधीश इस घटना से हैरान रह गए। उन्होंने बिना किसी रुकावट के कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इस रवैये ने उनका धैर्य और गरिमा दोनों को दिखाया। सुप्रीम कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि वो सीजेआई हैं, ये मजाक की बात नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि ये कृत्य केवल मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि पूरे सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है। न्यायमूर्ति भुइयां का मानना है कि ऐसी हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच अदालत में मौजूद अन्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अदालत में माहौल कुछ देर तक गंभीर रहा, फिर मुख्य न्यायाधीश ने संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस हमले को अक्षम्य करार दिया है और सीजेआई गवई की सहनशीलता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अदालत की गरिमा से समझौता करना अस्वीकार है। गौरतलब है कि ये घटना 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में घटी थी, जब एक वकील ने अचानक सीजेआई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की थी। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे रोककर बाहर निकाल दिया। जाते जाते वो सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान का नारा लगाता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेस्ट एशिया शांति योजना के पहले चरण का स्वागत करने और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे शर्मनाक और नैतिक रूप से निंदनीय बताया। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ट्रंप की सराहना करना हैरानी की बात नहीं है, लेकिन नेतन्याहू की बिना शर्त प्रशंसा करना गलत है। उन्होंने गाजा में पिछले 20 महीने से नरसंहार मचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने फिलिस्तीन के स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र के भविष्य पर चुप्पी साध रखी है, जिसे भारत ने नवंबर 1988 में मान्यता दी थी और जिसे अब 150 से ज्यादा देश मान्यता दे चुके हैं। साथ ही वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के विस्तार पर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। ये विवाद तब उभरा जब प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप की शांति योजना का समर्थन किया और समझौते को नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का प्रतीक बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि गाजा में बंदियों की रिहाई और मानवीय सहायता से वहां के लोगों को राहत मिलेगी और स्थायी शांति का मार्ग खुलेगा। इस समझौते को इजरायल और हमास के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी प्रगति माना जा रहा है, जिसके तहत लड़ाई रोकने और कुछ बंधकों को रिहा करने पर सहमति बनी है। पीएम के इस बयान के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने भारत की परंपरागत तटस्थ विदेश नीति से मुंह मोड़ लिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में कांशीराम पुण्यतिथि रैली के मंच से बड़ा ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी के कुछ अहम फैसलों का खुला समर्थन भी किया। मायावती ने कहा है कि केंद्र द्वारा स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की नीति अगर वास्तविक तौर पर लागू हुई तो बीएसपी इसका स्वागत करेगी। उन्होंने अपने अंदाज में स्पष्ट किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उनका मानना है कि जब जब बीएसपी ने गठबंधन किया है तब उनके वोट शेयर में कमी आई और सीटें भी घट गईं। रैली में मायावती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले बेहद दुखद हैं और भविष्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम जरूरी हैं।
उन्होंने अमेरिका के टैरिफ पर भी केंद्र सरकार को सचेत रहने की सलाह दी। लखनऊ के कांशीराम स्मारक पार्क में इस रैली में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी भारी संख्या में बीएसपी समर्थक पहुंचे। मायावती ने मंच से बीजेपी और पीएम मोदी के प्रति नरम रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि अगर केंद्र के निर्णय जनता हित में हैं तो बीएसपी उनका समर्थन करेगी। 2027 में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति से साफ है कि बीएसपी अपनी राजनीति को मजबूत और स्वर्ण समाज के वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। मंच से मायावती का संदेश साफ था, अब बीएसपी सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करेगी और किसी गठबंधन की परवाह नहीं करेगी। देश में बिहार चुनाव की सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है और इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 51 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। सूची में कई प्रभावशाली चेहरे शामिल हैं, जिनमें जाने माने अधिवक्ता वाई.वी. गिरी और भोजपुरी गायक अभिनेता रितेश पांडे जैसा नाम भी शामिल है। पार्टी का दावा है कि ये लिस्ट सभी समाज और वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने सबसे पहले सूची जारी करने का निर्णय लिया है। जनसुराज अच्छे लोगों की पार्टी है। सूची देखकर आप भी कहेंगे हमने सही लोगों को मौका दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा है कि सूची में 7 सुरक्षित, 17 अति पिछड़ा, 11 पिछड़ा और बाकी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को जगह दी गई है। इसके अलावा 8-9 उम्मीदवार अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। चुनाव अभियान 11 अक्टूबर से शुरू होगा और इसकी शुरुआत खुद प्रशांत किशोर राघोपुर से करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस लिस्ट से ये साफ है कि जनसुराज बिहार में अपने कदम जमाने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि जनसुराज की रणनीति जनता पर कितनी असरदार साबित होती है। जापान की राजधानी टोक्यो के दक्षिण में स्थित द्वीपों पर गुरुवार को आए शक्तिशाली चक्रवाती तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तूफान के कारण मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया। इजू द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड स्तर की बारिश दर्ज की गई, जिससे स्थिति बेहद गंभीर बन गई है। बारिश और तेज हवाओं के कारण कई रास्ते बंद हैं और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। सरकारी एजेंसियों ने भूस्खलन और बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और राहत टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर है। तूफान का असर मुख्य द्वीप होन्शु तक पहुंच गया है, जहां कानेगावा प्रांत के ओइसो क्षेत्र में एक व्यक्ति की लहरों में बह जाने से मौत तक हो गई। ये हादसा तूफान की गंभीरता का संकेत है। सरकार ने आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरह से सतर्क कर दिया है ताकि जानमाल के नुकसान को कम किया जा सके। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में और बारिश होने की संभावना है, जिससे जल प्रलय और भूस्खलन का खतरा और बढ़ सकता है। हालांकि तूफान अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, फिर भी प्रशासन ने नागरिकों को घरों में सुरक्षित रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुंबई में भारत ब्रिटेन संबंधों में नया अध्याय लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौते किए। सबसे बड़ी खबर, ब्रिटेन भारत को हल्की मल्टी रोल मिसाइल देने के लिए तैयार है। रक्षा सहयोग के लिए इस नए कदम के तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग प्रशिक्षक अब ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर के रूप में काम करेंगे। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने स्थायी सदस्यता के लिए भारत का यूएनएससी में समर्थन देने की भी सहमति जताई है। सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि शिक्षा और व्यापार में भी रिश्ते मजबूत हुए हैं। ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी अब भारत में कैंपस खोलेंगी। वहीं इस साल जुलाई में लंदन में हस्तांतरित CETA समझौता अब लागू होगा। इससे आयात आसान होगा, कारोबार बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिटेन के नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक, पश्चिम एशिया और यूक्रेन संघर्ष जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। मुंबई की ये मुलाकात दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग की नई ऊंचाइयों का संदेश देती है। प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
इस साल जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा पर सहमति बनाई। दोनों देशों के इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा। एग्रीमेंट के कुछ ही महीनों में आपका यह भारत दौरा और आपके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भारत यूके साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। फ्रेंड्स, कल भारत यूके के बीच बिजनेस लीडर की सबसे बड़ी समिट हुई। आज हम इंडिया यूके सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल को भी संबोधित करेंगे। इन सभी से भारत यूके सहयोग को और मजबूत बनाने के अनेक सुझाव और नई संभावनाएं सामने आएगी। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। स्वीडिश एकेडमी ने आज साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है, जो इस साल हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लाज़लो कृस्जना होरकाई को दिया गया है। शाम 4:30 बजे घोषित इस पुरस्कार के तहत उन्हें उनकी प्रतिभाशाली और दूरदर्शी रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। स्वीडिश एकेडमी ने कहा है कि लाज़लो की रचनाएं दुनिया में फैले भय और विनाश के दौर में भी कला की शक्ति और मानवता की स्थिरता का संदेश देती हैं। उन्हें मध्य यूरोप की साहित्यिक परंपरा का उत्कृष्ट प्रतिनिधि माना जाता है, जिनकी लेखन शैली काफ्का से लेकर थॉमस बर्नहार्ट तक फैली विचारधारा से जुड़ी हुई है। उनकी लेखनी की सबसे बड़ी खासियत उनकी गहराई है। आपको बता दें कि लाज़लो का पहला उपन्यास सेंटान टेंगो साल 1985 में प्रकाशित हुआ, जिसने उन्हें हंगरी के प्रमुख लेखकों में स्थान दिया। ये उपन्यास साम्यवाद के पतन के दौर से पहले ग्रामीण हंगरी की त्रासदी और सामाजिक पतन का सशक्त चित्रण है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध कृति द मेलांचोली ऑफ रेजिस्टेंस मानव स्वभाव की कमजोरियां और जटिलताओं को गहराई से दिखाता है। समिति ने बताया है कि उनके साहित्य में दर्शन, मानवता और आधुनिक समाज के संकटों की सच्चाई झलकती है। सेंटान टेंगो पर बनी 7 घंटे लंबी फिल्म को दुनिया भर में खूब सराहा गया था। पुरस्कार वितरण समारोह 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश भर में 25 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे विकसित कर रही है, जिनकी कुल लंबाई करीब 10,000 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण पर लगभग 6 लाख रुपए का निवेश किया जाएगा। गडकरी ने ये जानकारी PHDCCI के 120वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि रणनीतिक तौर पर अहम जोजिला सुरंग का 75 से 80% काम पूरा हो चुका है। ये सुरंग लद्दाख को पूरे साल देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगी। मंत्री ने कहा है कि अगर सड़क परियोजनाओं का मुद्रीकरण किया जाए तो सरकार को 15 लाख करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं, जिससे परिवहन क्षेत्र में नई गति आएगी। केंद्र सरकार की एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों की नीतियों से देश की लॉजिस्टिक लागत में उल्लेखनीय कमी आई है।
पहले ये 16% थी, जो अब घटकर 10% रह गई है और दिसंबर तक इसे 9% पर लाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि भारत की घटती लॉजिस्टिक लागत देश को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी। तुलना करते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका और यूरोप में ये लागत करीब 12% और चीन में 8 से 10% के बीच है। इससे भारत के उद्योगों और वैश्विक स्तर पर सशक्त बनने में मदद मिलेगी। भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर बात करते हुए गडकरी ने कहा है कि देश का ये उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 5 वर्षों में इसे दुनिया का नंबर 1 बनाने का लक्ष्य है। जब उन्होंने मंत्रालय संभाला था तब इसका आकार 14 लाख करोड़ का था, जो अब बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये क्षेत्र 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देता है और जीएसटी राजस्व का सबसे बड़ा योगदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत की ईंधन आयात पर निर्भरता अब भी एक बड़ा आर्थिक बोझ है, क्योंकि हर साल 22 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा और एथनॉल उत्पादन पर ध्यान देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की सदस्यता रद्द कर दी है। राकेश किशोर 2011 से एससीबीए के अस्थायी सदस्य थे। इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने उन्हें भी वकालत की प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया था। ये कार्रवाई 6 अक्टूबर 2025 को कोर्ट नंबर 1 में हुई उस घटना के बाद हुई जब राकेश किशोर ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की थी। एससीबीए ने कहा है कि उनका व्यवहार वकीलों और जजों के बीच सम्मान और विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर ही उन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन कोर्ट रजिस्ट्री से औपचारिक शिकायत न करने से दिल्ली पुलिस ने बाद में उन्हें छोड़ दिया। बीसीआई ने घटना के दिन शाम को ही राकेश किशोर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था और निलंबन अवधि में भारत के किसी भी कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल में पेश होने पर रोक लगा दी गई थी। उनके सभी आईडी कार्ड और एक्सेस पास निष्क्रिय करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं राकेश किशोर ने अपने बयान में कहा है कि वो खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फीट की खंडित मूर्ति को रिस्टोर करने की मांग पर सीजेआई गवई की टिप्पणी से नाराज थे। सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा है कि अगर आप विष्णु भक्त हैं तो उनसे ही कुछ करने के लिए कहें और इसे पुरातत्व विभाग का मामला बताते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था। इस टिप्पणी के बाद ही राकेश किशोर ने अदालत में ये कदम उठाया, जिससे पूरी कानूनी समुदाय में आक्रोश फैल गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बीड़ और पश्चिम महाराष्ट्र के किसानों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने राहत के तौर पर 31,428 रुपए का पैकेज घोषित किया है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत सवाल उठा रहे हैं कि ये पैसे कहां से आएंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राम कुलकर्णी ने कहा है कि राउत का बयान उचित नहीं है और उन्होंने इसकी निंदा करते हुए जवाब मांगा है। राहत की घोषणा के बाद राजनीतिक बहस अब राज्य में तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवाभाऊ इन्होंने 4 दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर ये साल हुई भारी बारिश से किसान संकट में आ गया, तो किसान की सहायता के लिए सरकार ने 31,628 करोड़ रुपए यहां पर पैकेज दिया। सही बात यह है कि अभी तक इतना पैकेज कौन सी भी सरकार ने दी नहीं थी, मगर पहले से देवाभाऊ सरकार ये कहती आई कि हम किसानों को साथ रहेंगे, किसानों को मदद करेंगे, तो ये पैकेज जाहिर कर दिया। हालांकि मैं अपोजिशन लीडर को अपेक्षा करता था कि इतना बड़ा पैकेज देने के बाद कम से कम वो अच्छी बात कहेंगे, मगर संजय राउत जैसे उबाटा के प्रवक्ता इन्होंने आज पैकेज देने के बाद क्या कहा कि गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी, ये झूठे आंकड़े हैं। यानी कि किसानों के बारे में संजय राउत के पेट में ज्यादा गुदगुला क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है ये पैकेज। इसलिए संजय राउत को मैं पूछना चाहता हूं कि भाई तुम किसान के खिलाफ हो, तुम्हारी शिवसेना किसान के खिलाफ हो।
हमने पैकेज देने के बाद अगर तुम ऑब्जेक्शन ले रहे कि कहां से, वो देखेंगे। गवर्नमेंट हमारी है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार सक्षम है। पैसा कहां से लाने का, पैसा देने का तो काम चालू हो गया, जाके पूछो मराठवाड़ा में। मगर मैं उनकी निंदा करता हूं कि संजय राउत ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। उन्होंने अभी देखो किसान कितने संकट में, दीपावली के पहले उनके बैंक पर, खाते पर पैसा जा रहा है, मगर ये ऐसे संजय राउत जैसे बार बार सवाल उठा रहे, ये बात अच्छी नहीं। महाराष्ट्र के पालघर से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। पालघर जिले के वाडा तालुका स्थित सरकारी आश्रम स्कूल में 2 किशोर छात्रों ने कथित रूप से पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। ये घटना बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि के बीच हुई बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक छात्रों की उम्र 14 और 15 वर्ष थी और वे 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। गुरुवार तड़के जब ये घटना सामने आई तो स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा। घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता भी नहीं चल सका है। वाडा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक दत्ता केंद्रे और पुलिस उपाधीक्षक समीर माहिर ने बताया है कि दोनों छात्रों ने कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाई। ये घटना अम्बिस्ते गांव में स्कूल परिसर के भीतर हुई है। दोनों छात्र पास के मोखाड़ा तालुका के रहने वाले थे, जो आश्रम से करीब 80 किलोमीटर दूर है। फिलहाल स्कूल में परीक्षाएं चल रही थी और पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि क्या परीक्षा का दबाव था या कोई अन्य कारण इसके पीछे था। पुलिस ने अचानक हुई मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी कर दी है। और आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अभिनेता परेश रावल की अपकमिंग फिल्म द ताज स्टोरी का टीजर रिलीज हो गया है, जिसने दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी है। टीजर की शुरुआत ताजमहल के भव्य दृश्यों से होती है, जहां परेश रावल अपनी प्रभावशाली उपस्थिति में बैठे नजर आते हैं। उनका संवाद ताजमहल दुनिया के सबसे महान स्मारकों में से एक है। कुछ लोगों के लिए ये मकबरा है और कुछ के लिए ये मंदिर दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। टीजर में अजान और मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। दोनों धर्मों के भावों का प्रतीक बनकर माहौल को और असरदार बना देती है। दिल को छू लेने वाले संगीत और खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी के साथ ये टीजर वास्तुकला की भव्यता को बेहतरीन ढंग से पेश करता है। फिल्म द ताज स्टोरी को लेकर निर्माता अभी कहानी का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये फिल्म भारतीय इतिहास के एक अनकहे अध्याय को उजागर करेगी। इस सामाजिक ड्रामा में परेश रावल के साथ जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नमित दास अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन तुषार अमरीश गोयल ने किया है और ये 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माताओं के अनुसार द ताज स्टोरी केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि संस्कृति, आस्था और कला के मेल की कहानी होगी। टीजर ने दर्शकों को फिल्म के प्रति बेहद उत्साहित कर दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने पहली बार वनडे टीम की कप्तानी मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गिल ने कहा है कि वो रोहित शर्मा की तरह शांत चित्त और सहज रहकर टीम की अगुवाई करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, रोहित भाई जिस तरह टीम में दोस्ताना माहौल बनाए रखते हैं, मैं भी वैसा ही माहौल बनाना चाहता हूं।
गिल इस महीने शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर वनडे टीम की कमान संभालेंगे, जबकि रोहित शर्मा भी इस सीरीज में टीम का हिस्सा है। इससे पहले गिल को टेस्ट टीम की कमान भी सौंपी गई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी। फिलहाल गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर चल रही चर्चाओं पर गिल ने कहा है कि दोनों खिलाड़ियों का अनुभव टीम के लिए बहुत ही अहम है। भारत के लिए उन्होंने इतने मैच जिताए हैं और ऐसा कौशल बहुत कम खिलाड़ियों में होता है। उन्होंने वनडे प्रारूप की कप्तानी को अपने करियर का गौरवपूर्ण क्षण बताया। गिल ने बताया कि अहमदाबाद टेस्ट के बाद उन्हें कप्तानी की घोषणा की सूचना मिली थी। इसके साथ ही उन्होंने कोच गौतम गंभीर के साथ अपने रिश्तों पर भी बात की। गिल के मुताबिक दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं और वे खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देने और तेज गेंदबाजों का मजबूत पूल तैयार करने में एक साथ काम कर रहे हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया